नमस्कार। आज डिबेट विद साहिल की देख रहे हैं। अब सब बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान इस समय सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक संकट से नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती से भी जूझ रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए लगातार पाकिस्तान की सत्ता और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को चुनौती दे रही है, तो दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के बढ़ते हमलों ने सेना और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओजे में भी लगातार विरोध प्रदर्शन और असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। इन हालातों ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक क्षमता और सीमावर्ती इलाकों पर नियंत्रण को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि किसी भी क्षेत्र पर विद्रोही संगठनों के वास्तविक नियंत्रण या कब्जे के प्रतिष्ठित जैसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और ऐसे दावों को सावधानी से देखना चाहिए। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम समझेंगे कि पाकिस्तान के इन संवेदनशील क्षेत्रों में हालात क्या है, सुरक्षा चुनौतियां कितनी गंभीर हैं और सेना और सरकार के सामने क्या विकल्प हैं, और इन घटनाक्रमों का दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे कि क्या पाकिस्तान के भीतर बढ़ती अस्थिरता आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां पैदा कर सकती है। चर्चा करेंगे इसमें। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। पाकिस्तान इस समय कई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के संकट उभरते दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां, खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमले और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में समय समय पर सामने आने वाला असंतोष पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लंबे समय से अलगाववाद, संसाधनों के बंटवारे और राजनीतिक अधिकारों को लेकर विवादों का केंद्र रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा प्रतिष्ठानों, सरकारी ठिकानों और चीन से जुड़ी परियोजनाओं पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में विद्रोहियों के बड़े भूभाग पर नियंत्रण के दावे किए जाते हैं, लेकिन इनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद सीमा पार सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की चिंता बढ़ी है। सीमा क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां और घुसपैठ रोकना पाकिस्तान के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। उधर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी समय समय पर महंगाई, प्रशासनिक फैसलों और स्थानीय मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। हालिया वर्षों में वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और सख्त सुरक्षा व्यवस्था की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि वहां की स्थिति को लेकर अलग अलग पक्षों के दावे मौजूद हैं और कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। इन तीनों क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन एक समानता जरूर दिखाई देती है। पाकिस्तान के सामने आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक नियंत्रण और राजनीतिक स्थिरता की जटिल चुनौतियां। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सैन्य कार्रवाई से ऐसे संकटों का स्थायी समाधान संभव नहीं होता। राजनीतिक संवाद, आर्थिक विकास और स्थानीय आबादी का विश्वास जीतना भी उतना ही आवश्यक माना जाता है। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक जैसी बड़ी परियोजनाओं की सुरक्षा भी पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। यदि सुरक्षा हालात लंबे समय तक अस्थिर रहते हैं तो इसका असर निवेश, विकास और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि पाकिस्तान इन बहुस्तरीय चुनौतियों से किस तरह निपटता है। आने वाले समय में सुरक्षा, राजनीति और कूटनीति तीनों मोर्चों पर लिए जाने वाले फैसले दक्षिण एशिया की स्थिरता को भी प्रभावित कर सकते हैं। चलिए रुक करते हैं। हम चर्चा का। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुक करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आज के हालात को। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव है, फॉरेन एक्सपर्ट, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत में करूंगा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपसे। सर, पाकिस्तान सेना के सामने सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती इस समय क्या लगती है आपको? क्या पाकिस्तान दो अलग अलग, या यूं कहें कि पाकिस्तान अलग अलग मोर्चों, 3 या 4 पर सुरक्षा अभियान चलाना सेना के लिए कठिन हो गया है? बीएलए, टीडीपी, पीओजे के वहां पर रणनीतियां अब कारगर साबित नहीं हो रही हैं, जिस तरह की दमनकारी नीतियां पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स, उनकी बॉर्डर कांस्टेबलरी एकदम बिजी है। पहले हम सुना करते थे कि बलूचिस्तान में दिक्कतें हैं, पाकिस्तान की आर्मी रेंजर्स ने उनको काबू में लाने की कोशिश की, फेल हो गए, आज भी फेल हो रहे हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमले चालू हुए। तालिबान जो है अफगानिस्तान की उस तरफ से, डूरन लाइन की उस तरफ से आके एक्टिव हो जाते हैं बॉर्डर पर। आ, वहां पर भी पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स पूरी तरह से फेल होते रहे, आज भी बैकफुट पर हैं। कई बार तो बड़ी अद्भुत खबर आती है कि
टीटीपी के लड़ाकों के ऊपर ना सिर्फ टैंक तोप से हमले हो रहे हैं, वरन पाकिस्तान की एयरफोर्स को भेजा जाता है दुरन लाइन के उस तरफ तालिबान के ठिकानों पर हमला करने के लिए। और सबसे बड़ा शगुफा पिछले एक महीने से चल रहा है। पीओके में जेएएसी का मूवमेंट बहुत ही उग्र होता जा रहा है। शुरुआती एक महीना बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन उन्होंने किए। उन्होंने अपनी मांगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने गलती से ऐसा आकलन लगाया है कि जेएसी का जो मूवमेंट है बहुत ही कमजोर मूवमेंट है और जमीनी पकड़ नहीं है, तो मूवमेंट कुछ दिनों में ही फेल हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, खासतौर से आर्मी के इस आकलन के विपरीत जेएसी का मूवमेंट और ज्यादा दिनों दिन ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। लॉन्ग मार्चेस चालू हो गए हैं। हर रोज खबरें आती हैं कि रेंजर्स को फायर खोलना पड़ा, इतने लोग मारे गए और इतने लोग घायल हो गए। इस तरह की खबरें बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान के दूसरी जगह से भी सुनना शुरू करेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान में जो असंतोष है, महंगाई, बेरोजगारी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को उभरने का स्पेस नहीं है। पीटीआई, जिसके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान, उनको बिना किसी वजह के जेल में बंद किया हुआ है। एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई जो कि एक टाइम पाकिस्तान में पावर में थी, यानी जरूर उनको 40% या 50% वोट मिले होंगे, उनके उतने मतदाताओं को पाकिस्तान में बाहर रखा गया है क्योंकि पीटीआई का रिकॉग्निशन कैंसिल कर दिया है। तो ये सुगबुगाहट आस्ते आस्ते पूरे पाकिस्तान में, सिंध में और पंजाब में भी फैलने वाली है। जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा आपका। डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर का रखना चाहूंगा। सर, पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता दक्षिण एशिया की सुरक्षा को कितना प्रभावित कर सकती है? देखिए, दक्षिण एशिया की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई ज्यादा अधिक खतरा तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व अपने आप में अब जो है बहुत ही नगण्य होता जा रहा है। रहा सवाल ये, देवनाथ साहब ने जो कुछ भी कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। और अब तो वहां पर सिंध और पंजाब में भी आतंकवादी घटनाएं होने लगी हैं। अभी जो है खैबर पख्तूनवा के यहाँ 48 जो चौकियां थी उनको पाकिस्तानी रेंजर और उनके सुरक्षा कर्मी उनको छोड़कर भाग चुके हैं। उन पर पूरी तरह से पीटीटी ये तालिबान के लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। इधर बलूचिस्तान का ऐसा समाचार आए हैं कि 78% वहाँ की जो जमीन है वो बलूचिस्तान की पूरी इस समय बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान में जो गृह युद्ध की शुरुआत हुई है वो रंग ला रहा है, और अब धीरे धीरे वहां की जनता पूरा विद्रोह करके जहां कहीं भी पुलिस के जवान दिखते हैं, आर्मी के पर्सनल दिखते हैं, उनको लूटपाट करते हैं, उनको गोली मारते हैं, पत्थरों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं। और एक तरह से पूरा देश इस समय अनारकी की स्थिति में आ चुका है। सरकार केवल वहाँ जो सुरक्षाकर्मी हैं, फौजी अफसरान हैं, उनके इर्द गिर्द घूम रही है। सरकार का भी अपना कोई महत्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। कहने के लिए डिप्लोमेसी चैनल से वो बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी जो डिसीजन मेकिंग इस समय प्रमुख हैं वो मुल्ला मुनीर हैं। और मुल्ला मुनीर किनके हाथों में खेल रहे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य है कि वो निश्चित ही उन पुराने तानाशाहों से शिक्षा लेकर एक नए तरह का डिक्टेटरशिप वहां लगाए हुए हैं। खुद को उन्होंने फील्ड मार्शल बना लिया है और पूरी आर्मी पर कब्जा कर लिया। लेकिन आर्मी की दिक्कत ये है कि 2-2, 3-3 महीने से उनको अलाउंसेज नहीं मिल रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहे हैं। तो आर्मी में भी इस तरह के समाचार हैं कि वहाँ कुछ फड़ होते चले जा रहे हैं। अभी उन्होंने जो सऊदी अरब अमीरात से एग्रीमेंट किया था उसके तहत उन्होंने 10 जो JF-20 फाइटर विमान है चाइना से उनके पास आए थे, उनको उन्होंने सऊदी अरब अमीरात भेज दिया है। और वो ड्रोन भी संचालित करने के लिए उनके पास 13,000 पाकिस्तानी फौजी वहां मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर है इस समय डबल रोल प्ले कर रहे हैं। एक तरफ तो वो ईरान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, चाइनीज हथियार। 6 उन्होंने रोड से रास्ते खोल रखे हैं, जिसमें क्या जा रहा है क्या आ रहा है जनता नहीं जानती, ना पाकिस्तान के लोग जानते हैं, ना मीडिया जानती है। लेकिन इस बात की पुष्टि जो है मोसाद ने कर दी है
कि चाइना ड्रोन के पार्ट्स और डिफरेंट मटेरियल, विस्फोटक, ये सब उनको सप्लाई कर रहा है। एक समाचार ये भी है कि चाइना द्वारा उनको पाकिस्तान का जो डिटोनेटर है वो भी वहां भेजने की कोशिश की गई है, न्यूक्लियर बम की। और यही एक कारण है कि ईरान अब काफी यानी ताकत के साथ हम्म, हम्म, विरोध करता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में इजराइल का अगला टारगेट जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल हो सकता है। इस बात की संभावनाएं कूटनीतिक क्षेत्रों में चल रही हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि पाकिस्तान में कब विघटन हो जाए, कब वहां की जनता डंडे मार मार कर सड़कों पर निकलकर फौजियों को उस देश से भगाए, ये मेरे ख्याल से दिन जो है अब बहुत नजदीक आ गया है। उसका प्रमाण यही है कि अगर ट्रकों में सामान जाता है, खाद्य सामग्री जाती है, तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको लूट लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज तो कुछ है नहीं वहाँ। लॉ तो सिर्फ वहाँ के जो पुलिस अफसरान हैं, और वो लॉ का मतलब समझते हैं ला ला मतलब उनको जितना भी हो सके धन दो। ऑर्डर का मतलब ये सिर्फ ऑर्डर उनका चलता है जिनके हाथ में बंदूक है, डंडा है। आम जनता पिस रही है, भूखे मर रहे हैं, इलाज की भी सुविधाएं नहीं है, आवश्यक दवाएं भी नहीं मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से ये एक उस कगार पर पहुंच चुका है जिसके बाद दिवालिया होना राजनीतिक दृष्टि से लाजमी है। ठीक है सर, मैं आता हूं दोबारा से। मैं रुक करता हूं युगदेवना सर का। सर, बीएलए और टीटीपी की रणनीति में किस तरह का अंतर जो है वो देखने को मिलता है, और क्या अफगान सीमा पाकिस्तान की सबसे कमजोर सुरक्षा कड़ी अब इस वक्त बन चुकी है? हाँ देखिए साहिल जी, जहाँ तक बीएलए की बात है, बलूचिस्तान बहुत बड़ा राज्य है। करीबन करीबन पाकिस्तान के टोटल क्षेत्रफल का 40%। 45% जो है बलूचिस्तान है। तो बीएलए को उस तरह से देखा जाए तो काफी एडवांटेज है कि राज्य बहुत बड़ा है और पूरा एरिया ही वीरान है, पहाड़ियों से भरा है, रेगिस्तान से भरा है। तो रिमोट एरियाज हैं, कोई खास सड़कें या रेल मार्ग है नहीं। तो पाकिस्तान की आर्मी को या फौज को जब जाना होता है तो उनको वो कुछ गिने चुने 3 या 4 रास्ते हैं जिससे वो बलूचिस्तान में जा सकते हैं। और बीएलए जो है बहुत आसानी से इन 3 या 4 जो रेल लाइन है या रास्ते हैं, हाईवेज, उनको इंटरडिक्ट कर देती है। वहां पर रात में नीचे आईईडी लगा देती है, और जैसे ही कोई पाकिस्तान का गाड़ी या सोल्जर ऊपर से जाता है उसको ब्लास्ट कर देते हैं रिमोट से। हाँ, बीएलए को सीमा के उस तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। अ, बलूचिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है, उस ईरान की तरफ, ईरान का जो सूबा है, वहां से कोई सहायता नहीं मिलती है। सिस्तान जो प्रांत है ईरान का। लेकिन इसके मुकाबले टीटीपी के लड़ाकों को बहुत बड़ा एडवांटेज है। अफगानिस्तान की सीमा जो है उसके उस तरफ से, यानी डुरन लाइन के उस तरफ से लगातार तालिबान समर्थित ग्रुप जो हैं वो टीटीपी को मदद करते रहते हैं। अगर आप काबुल के अलावा अगर आप हेरात जाएंगे, कंधार में जाएंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि टीडीपी ने अपने लोकल ऑफिस खोले हुए हैं, जहाँ पे वो चंदा जमा करते हैं, बैठकें करते हैं, हथियारों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो उस तरह से देखा जाए फर्क यही है कि टीडीपी को बड़ी तादाद में बॉर्डर के उस तरफ से मदद मिलती है। जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका। मैं रुक करूंगा राम श्रीवास्तव सर का। सर, अफगानिस्तान में तालिबान शासन का पाकिस्तान पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, और क्या पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा नीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है, और चीन के निवेश पर इन हालातों का कितना असर पड़ेगा? देखिए, चीन तो उसका पैसा वहां डूब रहा है, और यही एक कारण है कि जल्दी से जल्दी वसूल करने के लिए वो वहां के खनिज पदार्थ तेजी के साथ ले जा रहा है ग्वादर के थ्रू। उन खनिज पदार्थों में सोने का रॉ मटेरियल भी है, उसमें तांबा भी है, उसमें और दूसरे भी रेयर अर्थ मिनरल हैं, यूरेनियम भी मिलने की समाचार मिले थे।
पर उसका उत्खनन कितना हुआ, क्या हुआ, अभी वहां पर काम चल रहा था। इसी बीच में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कई तरह के व्यवधान आ गए जब से चीनी इंजीनियर्स की मारधाड़ शुरू हो गई है बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों द्वारा। तब से जो है वहां का काम एक तरह से ठप पड़ा हुआ है। और यही एक कारण है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो सुरक्षा के दिए हैं वो चाइनीज कंपनी को दिए हैं, और चाइनीज कंपनी वहाँ की जो चीन की लिबरेशन आर्मी है उनके जवानों के द्वारा सुरक्षा कराई जा रही है। इससे मतलब यह है कि जिस तरह से अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव के जमाने में हिंदुस्तान में आकर और अपनी सुरक्षा के लिए वो अपनी फौज तैयार की थी, उस तरह की फौज वहां आ चुकी है। इससे सीधा अर्थ ये निकलता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब चीन जो है अधिकांश पाकिस्तान के हिस्से पर अपना कब्जा कर लेगा। आर्थिक रूप से तो कर ही चुका है। अब प्रश्न उठता है तालिबान का और पाकिस्तान का क्या संबंध इस समय है। संबंध 36 का आंकड़े का है कि तालिबान की जो फिलॉसफी है वो पाकिस्तान को कभी सूट नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज दोनों में कॉमन है कि तालिबान का जो राजस्व का सोर्स है, रेवेन्यू का सोर्स है, वो ड्रग्स है। और वो पाकिस्तान के द्वारा अभी तक ड्रग माफिया इंटरनेशनल मार्केट में भेज रहा था। भारत भी उसका शिकार हुआ है। जगह जगह ड्रोन के द्वारा इस तरह की ड्रग्स जो गिर रही हैं, उसके साथ हथियार भी आ रहे हैं। अंडरवर्ल्ड यहाँ बहुत एक्टिव है। अंडरवर्ल्ड का जहाँ तक सवाल है, अंडरवर्ल्ड क्या, वो तो खुला वर्ल्ड हो गया है। हाफिज सईद वहाँ मौजूद है, खुल्लम खुल्ला जो है जहर उगलते हैं, और उनका तो एक ही उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बचेगा तो वो अल्लाह के बंदे बचेंगे, इस्लाम बचेगा। और यही कारण है कि अभी 24 जो वहां पर कबीले हैं, आइडेंटिफाइड हैं खैबर पख्तूनवा और गिलगित में, उन सब ने जो है कब्जा एक तरह से कर रखा है वहां पाकिस्तान का। कोई शासन नाम की चीज नहीं है। इससे ये प्रकट हो गया है कि भविष्य में तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के गिलगित के इलाके में और इधर खैबर पख्तूनवा के इलाके में पूरी तरह कब्जा कर लेंगे और शरीयत का कानून वहां पर लागू कर देंगे। वही हालत होगा जो इस समय अफगानिस्तान में है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, गृह युद्ध से बचने के लिए अब मुल्ला मुनीर हाथ पैर जोड़ रहे हैं। चाइना के भी, शहबाज शरीफ भी ट्रम्प की खुशामद में लगे हुए हैं। लेकिन ट्रम्प का अपना सोच अलग है, वो उनका व्यापारिक दृष्टिकोण है। उन्होंने अपने दामाद को वहां पर पश्चिम एशिया का क्रिप्टो करेंसी का प्रमुख बनाकर और अपना धन अर्जित करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बदलने से, जब से वहां पर आपके जो दुबई के ऊपर आक्रमण किए हूतीज ने, उसको देखते हुए, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट्स मिले हैं हूतीज की मिसाइलों में वो सब चाइनीज मिले। इसका मतलब चाइना एक्टिव रूल से पर्दे के पीछे यहाँ पर एक तरह से काम कर रहा है, और ये दुनिया के सभी देशों को नागवार गुजरेगा। इसलिए गुजरेगा कि उसके कारण आज ऊर्जा संकट बना हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अरब देश की लड़ाई है उसका अंत अगर होगा तो पाकिस्तान के ऊपर होगा, और इजराइल निश्चित रूप से पाकिस्तान पर उसके परमाणु ठिकानों पर आक्रमण करके उनको ले जाएगा, और वो भी होगा तो अमेरिका की मर्जी से होगा। इसलिए ये भी संभव है कि मुल्ला मुनीर इन पाकिस्तानी शस्त्रों को, नाभिकीय शस्त्रों को ईरान को बेचने का प्रयास करें। ऐसे भी कुछ समाचार आए हैं, जो कहाँ तक सत्य है इसका प्रमाण तो अभी तक नहीं आया है। लेकिन जब कभी कहीं धुआं होता है तो निश्चित रूप से आग का भी वहां चिंगारी किसी न किसी रूप में होती है। तो इन समाचारों के पृष्ठभूमि में ये बात जो है अपनी जगह स्पष्ट नजर आती है कि मुल्ला मुनीर अपनी चमड़ी बचाने के लिए देश को बेच कर सकते हैं, हथियारों को भी बेच सकते हैं, नाभिकीय शस्त्रों के डिटोनेटर को भी ईरान को दे सकते हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो ट्रम्प को धोखा दे सकते हैं, और चाइनीज जो वहां पर है उनको भी धोखा दे सकते हैं। उनके लिए तो स्वयं का जो विदेशों में उन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली है और अपने बच्चों को विदेशों में भेज रखा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही इतिहास रहा है पुराने सभी वहाँ के तानाशाहों का, चाहे वो मुशर्रफ हों या उसके पूर्व के जितने भी हैं। यहाँ तक कि नवाज शरीफ आज पाकिस्तान की कोर्ट ने उनको सजा दे रखी है, लेकिन कहाँ पनाह लिए हुए हैं, इंग्लैंड में पड़े हुए हैं। आज परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान में अपनी सल्तनत बनाए हुए हैं।
ठीक है सर, मैं आता हूं, दोबारा करता हूं रुक आपका, मैं यूके का नजर करूंगा। सर, पाकिस्तान के जो आंतरिक अस्थिरता बनी हुई है, इसका भारत की सुरक्षा पर क्या कोई प्रभाव पड़ सकता है, या भारत को सतर्क रहने की जरूरत है बहुत ज्यादा? हाँ, होता ही है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई आंतरिक कलह होता है, और पाकिस्तान की आवाम जो है बेरोजगारी, गरीबी, अ, महंगाई से ज्यादा वो अपनी जो ऊपर वाले एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे नाराज हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में बड़ा स्टैंडर्ड सा तरीका है, ध्यान भटकाने के लिए तुरंत वो भारत का रुख कर लेते हैं। जेएनके में कोई आतंकवादी कार्रवाई करने की कोशिश कराते हैं। वो पाकिस्तान को लगता है कि अगर भारत में एक धमाका हो जाएगा तो पाकिस्तान की जितनी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो भारत में जो धमाका हो रहा है और उसके धमाके के बाद जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो पूरा ध्यान भटक जाता है। लेकिन हमारी सुरक्षा बल इस बार चाक चौबंद है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और होम मिनिस्ट्री ने पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये अंदरूनी गड़बड़ियां हो रही हैं उससे भारत को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जेएसी की जो मूवमेंट है, जब उन्होंने कहा कि वो लॉन्ग मार्च निकालेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ, तो कई लीडर्स ने ये भी कहा कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान एलओसी की तरफ चले जाएंगे। उनका मकसद ये था कि एलओसी में उनके जो रिश्तेदार भारत के कश्मीर में हैं वो भी आ जाएंगे, तो वो एलओसी में उनसे मेल मिलाप कर लेंगे। लेकिन ऐसी इनपुट आने पर भारत की सरकार ने बीएसएफ और आर्मी को चौकन्ना कर दिया। हमारे जो बीएसएफ और आर्मी के कमांडेंट हैं, आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, राष्ट्रीय रक्षा की यूनिट्स के जो कमांडेंट हैं, सब अलर्ट हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई दहशतगर्द जो है वो भारत के अंदर ना घुस आए। अमरनाथ की यात्रा हो रही है, ऐसे में पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि भारत के अंदर कोई बॉम्ब ब्लास्ट करवा दे। 5 अगस्त अभी कल परसों ही गया है। 5 अगस्त जिस दिन हमने धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के लोगों को भारत के लोगों के बराबर लीगल राइट्स दे दिए थे। तो 5 अगस्त के आसपास भी कश्मीर में कुछ जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है पाकिस्तान। तो इस बार हमने उनके हैंडलर्स पर, उनके अकाउंट पर और कम्युनिकेशन चैनल्स पर भी नजर रखी हुई। अब 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त आते ही पाकिस्तान को बेचैनी हो जाती है, और आईएसआई जो है हमेशा सोचती है कि 15 अगस्त के पहले भारत में कोई अशांति फैलाई जाए। तो जैसे अभी दिल्ली पुलिस है, पंजाब पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, सबने बहुत चौकसी बरती हुई है। अगर कोई भी गाड़ी जम्मू की तरफ से दिल्ली आ रही है तो रास्ते में 2 या 3 जगह पर नाकेबंदी की हुई है, और हर यात्री से पूछा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आईडी कार्ड दिखाओ। तो पूरी तरह से गृह मंत्रालय ने और हर स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट ने सिचुएशन पर नजर रखी हुई है। जी। बहुत अहम बातें रखी हैं सर आपने। मैं रुक करता हूँ डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर का। सर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अगर बात करें तो वो किस नजरिए से इस पूरी चीज को देख रहा है? क्या पाकिस्तान क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जोखिम जो है वो आपको लगता है कि वो बनता जा रहा है अपने आप के लिए, और आने वाले महीनों में हम सुरक्षा हालत किस दिशा में देख सकते हैं? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे देवनाथ साहब ने बिल्कुल सही वर्णन किया है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं, और अभी हमारे पास जो सैटेलाइट इमेजेज हैं उसके हिसाब से करीब 250 चाइनीज टैंक उन्होंने भारत की सीमा पर तैनात कर रखे हैं। इससे ये पता लगता है कि ये फिलॉसफी अपनी जगह बिल्कुल सही है, सिद्धांत, कि जब कभी भी आंतरिक परेशानियां होती हैं तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत की तरफ कुछ ना कुछ वो शगुफा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब अगर किसी तरह का उन्होंने कोई गड़बड़ की तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत
के लिए पाकिस्तान एक हमेशा से माइग्रेन का सिरदर्द रहा है और रहेगा, और आगे भी वो हरकतें करते रहेंगे, क्योंकि वहां पर देश की प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वामित्व, अपने प्रजातांत्रिक जो कीमतें हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मानव अधिकार चिल्लाता जरूर है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बोलता जरूर है, लेकिन जिस तरह से एक डॉल्फिन उचकती है और उसमें बच्चे चारों तरफ ताली बजाते हैं, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान की जो सरकार है, वहां के जो गरीब नागरिक हैं, वो परेशानी में डूब रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खड़ा होकर तालियां बजा रहा है। निश्चित रूप से एक दुखद चीज है। हालांकि हमारी संवेदना जहां तक मानवीय पहलू है, और यही एक कारण है उनकी तरफ है कि समय समय पर जब आवश्यक होता है, जैसे भूकंप आता है या और कोई त्रासदी आती है, तो हम उनको मानवीय सहायता हमेशा पहुंचाते रहे हैं। लेकिन अब जो है वो समय आ गया है कि हमको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि ये जो सिरदर्द है राजनीतिक माइग्रेन का पाकिस्तान का, इसको हम कब तक चलने देंगे। अब वो समय खत्म हो चुका है। अब तो अब समय आ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो लागू है, एक भी जरा भी हरकत अगर करेगा तो फिर ये निश्चित मानकर चलिए कि पाकिस्तान के चहेतों को भारत दुनिया के नक्शे में ढूंढना पड़ेगा पाकिस्तान कहाँ था। और इस बात की संभावनाएं हमारे फौजी अफसरान भी दे चुके हैं, हमारे राजनेता भी दे चुके हैं, और जन जन की भावना है अब तो पाकिस्तान का हमेशा के लिए इलाज कर दिया जाए। वो तभी इलाज होगा क्योंकि बहुत सहन कर लिया, बहुत हमारे नौजवान वीरों को हमने पिछली लड़ाइयों में खो दिया। अब हम एक बार निर्णय लेकर हमेशा के लिए इस सरदर्द को दूर करने की पोजीशन में आ चुके हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे जुड़ने के लिए। काफी अहम बातें आपने रखी हैं। ग्रुप कैप्टन यूके द्वारा सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। जय हिंद सर। पाकिस्तान के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती केवल आतंकवाद या अलगाववाद नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता और प्रभावी प्रशासन भी है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जुड़ी घटनाएं ये संकेत देती हैं कि सुरक्षा के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक समाधान भी आवश्यक होंगे। हालांकि कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए तथ्यों और प्रमाणित सूचनाओं के आधार पर स्थिति का आकलन करना जरूरी है। फिलहाल इतना तय है कि पाकिस्तान के भीतर विकसित हो रहे ये घटनाक्रम पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और रणनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकते हैं। आर्थ डिबेट विद साहिल केरनी में इतना ही। दैट न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।